हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी हम लोग कल जो है लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4, 5 शायद 3, 4, 5 देख चुके हैं ना। तो 3, 4, 5 के बाद ये पार्ट नंबर 6 है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये वाले क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी होमवर्क के लिए देते। आई होप आपने किए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनको कराने से पहले, इनको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूँ। हम लोग ना इसको बहुत अलग डायमेंशन में पढ़ चुके हैं एक्चुअली वेक्टर को। अगर आपने देखा होगा तो हमने बहुत ग्राफिकली भी हर वेक्टर को बनाया। ग्राफिकली इसलिए बनवाया है मैंने क्योंकि आप इमेजिन कर पाओ कि दो वेक्टर कैसे होंगे। अब उसके बाद उनका सम करना सीखे हम लोग। ट्रायंगल लॉ पढ़ा हमने, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हमने, पॉलीगॉन लॉ पढ़ा हमने। फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ का एनालिटिकली उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था। आर रिजल्टेंट जो होता है दैट इज √(a² + b² + 2ab cos थीटा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, आर वेक्टर जो है वो एक्चुअली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। हम लोग बहुत बार ये इक्वेशन इस तरीके की लिख चुके हैं। पर ये जो आर है ये इस वेक्टर आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी अगर आप सिर्फ आर लिखते हैं तो आप या तो इसको ऐसा लिखें मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप ऐसा लिखें, या फिर आप सिंपली इसको आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो है ये ए प्लस बी का मॉड। यानी अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, इसमें अब बातें कहीं आ जाती हैं कि अगर आप इसको जनरलाइज्ड लिखना चाहते हैं, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखो थोड़ा समझना इस बात को। तो इस वाली चीज की वैल्यू तो ये हो गई a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। ये वाली चीज तो ये हो गई। पर अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं सिंपल मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, या सिंपली a + b लिख देते हैं हम, देखो ये एक अलग बात हो गई, ये एक अलग बात हो गई। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग r'। यहां आपने क्या किया, सिंपल a और b जो वैल्यूज थी उनका डायरेक्ट एडिशन किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी आप डायरेक्ट कब ऐड कर सकते हैं तो आपको पता है, जब ही ऐड कर सकते हैं जब थीटा 0 डिग्री होता है। ये बातें मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। जो लोग नए हैं वो पिछला वीडियो देखें जरूर, जाके 5 नंबर का वीडियो देखें, 4 नंबर का वीडियो देखें, आपको ये बातें समझ में आएंगी। पर आप डायरेक्टली दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके बीच का एंगल 0 है। अदरवाइज अगर एंगल 0 नहीं है तो आपको ये वाला पूरा की पूरा फॉर्मूला यूज करना होगा, ये बात ध्यान रखें। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो रिजल्टेंट आर हम निकालते थे उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ a + b। एक और बात, ये मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर a प्लस b। ये डायरेक्टली इससे इक्वल नहीं है, हमेशा इक्वल नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, ये सिर्फ a + b का सम है। या आप ये कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे सिंपल r मैक्स की वैल्यू है। पर ये r मैक्स यानी रिजल्टेंट हमेशा मैक्स नहीं रहेगा, हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये थीटा पे डिपेंडेंट है। तो ये जो है ये इसके बराबर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पे आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल आ सकते हैं व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तभी आ सकते हैं। या हमेशा ये जो वैल्यू है ये इस सम से छोटी ही रहेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि सिंपल a + b विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर a + b। बात को समझने की कोशिश करें। ये जो टर्म है ये हमेशा r मैक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो टर्म है ये सिर्फ जनरल r को रिप्रेजेंट करता है। r कैन बी एनीथिंग विच डिपेंड्स ऑन थीटा, बट r मैक्स इज नथिंग बट जस्ट a + b। बात को समझे, दिमाग में भरें। लास्ट वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर रहा हूं और आपको थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं। पर एक बात मुद्दा दिमाग में भर लें कि हमेशा a + b और मॉड ऑफ a + b, वेक्टर a + b में एक ही रिलेशन है कि a + b जो है वो हमेशा या तो इससे बड़ा रहेगा या इक्वल हो सकता है। इक्वल सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है जब थीटा 0 डिग्री हो। इस बात को ध्यान रखें। r मैक्स इसीलिए तो उसे नाम दिया गया r मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ध्यान में रखें, ठीक है। अब ये फॉर जनरल एंगल थीटा है, this is equal to f of theta and r max is constant, ये फिक्स वैल्यू है।
कोई दो ए और बी के लिए ये फिक्स वैल्यू है, ये आर जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे ये वाली चीज बदलेगी, यानी ये बदलेगी। कुल मिला के एक चीज मैं बताना चाहता हूं सिर्फ कि आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं कल लिखवा चुका हूं हालांकि ये सब, इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस बात को आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करके स्टार बना के लिखें, अपने पास स्टार बना के लिखें। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि डायरेक्टली जब आप ए और बी को जोड़ते हैं वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों के बीच का एंगल 0 है, तब cos 0 1 हो जाएगा और वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, रूट हटेगा। सब कराया मैंने लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये चीज हमेशा इससे बड़ी होगी, सिर्फ थीटा 0 पे इक्वल होगी। ओके, तो बस ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें मैं बताना चाहता था। अगर आप ये समझ जाएं तो दिस इज दी बेसिक थिंग हमने जो की थी। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपने इसे टाइप अपने पास टाइप तो नहीं करोगे, तुम लोग कंप्यूटर नहीं हो, इसको लिख लिया होगा आई थिंक, है ना। अगर लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो मुद्दा है, आज का जो मोटिव है वो ये है कि हम पहले तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिए थे वो कराएं, और भी सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं वो भी कराऊं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे मैं जो एनालिटिकल फॉर्मूला दे चुका हूं उस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी करूंगा, और साथ ही साथ फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पे आऊंगा। इसके बाद मुझे एक वीडियो और लगेगा जिसमें मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कराऊंगा। तो सब्सट्रैक्शन होने के बाद फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पे आएंगे, कंपोनेंट्स के बाद मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, तो वहां पे जाके चैप्टर एंड हो जाएगा। कंपोनेंट्स लेंगे, कंपोनेंट लेना सीखेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी एक वेक्टर को दूसरे के साथ या किसी स्केलर को वेक्टर के साथ, ये सारी बातें बताऊंगा। वहां जाके चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हमारा बढ़िया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो इस वेक्टर पे डिपेंडेंट है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन, तो उसके लिए इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए इसको अच्छे से समझो। खैर चलो, तो मैं आता हूं वापस इस क्वेश्चन पे। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन इसके बाद एक और बात बता दूं, इसके बाद एक और पार्ट आएगा वीडियो का जो आपको अभी देखना है, इसके तुरंत ही बाद 5-6 मिनट में मिलेगा आपको। बिल्कुल भी उसे स्किप ना करें, मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखें ताकि आपको चीजें अच्छी तरह समझ आ सकें, ठीक है। और एक चीज और करो, जब आप लोग कमेंट करते हो तो क्वेश्चंस कमेंट में मत पूछो, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मुझसे चैट पे पूछो। कमेंट्स पे आप नॉर्मल कमेंट कर सकते हो, आप वीडियो को कैसा देख रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स पे ना वो डिस्कशन नहीं होगा। आप उसको अपनी ऐप की चैट पे कर लो। तो ऐप की चैट पे जब आप डिस्कशन पे आओगे तो अपन उसको अच्छा डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन ना करें, हम लोग करें वहां पे, ठीक है। और कमेंट आप नॉर्मली जो यूजुअल कमेंट्स करना चाहते हैं, इट इज अबाउट योर फीलिंग, हाउ यू फाइंड दैट लेक्चर, आप वो वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है टू फोर्सेस आर ऑफ मैग्नीट्यूड एफ दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। फाइंड देयर रिजल्टेंट इफ द एंगल बिटवीन देम आर, दे दिए बहुत सारे एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले तो इन दो फोर्सेस को इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 0 एंगल है। चलो तो दो फोर्सेस बनाते हैं, मैं ग्राफिकली भी बनाता हूं। दोनों फोर्सेस दिखा दिए हमने, दोनों सेम लेंथ के फोर्सेस दिखा दिए, ये भी एफ ये भी एफ। इनके बीच में है थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा 0 होता है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, आप रिजल्टेंट बड़े आराम से निकाल सकते हो। वो है f प्लस एफ, यानी वो हो जाएगा 2f। ये आ गया आपके पास पहला आंसर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में फाइंड द रिजल्टेंट इफ द एंगल बिटवीन देम आर, ठीक है। सेकेंड वाले केस में आपने देखा है कि एक ये वाला f है और एक पीछे की तरफ f है, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ सिंपल चीज़ है, f और माइनस f अगर आप देखते हो a माइनस बी होता है, तो a भी f है और b भी f है, तो ये आ जाएगा f माइनस f, रिजल्टेंट विल बी 0। दिस इज मिनिमम वैल्यू, यू कैन से इवन दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू। एनी वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन 0 एंड 2f ओनली। अब जितने भी एंगल्स हैं सारी वैल्यू 0 से 2f के बीच में ही होगी, टेंशन नहीं लेंगे। अब यहां से आगे जाते हैं, 180 भी हो गया। अब थीटा 60 कर देते हैं, तो आपको थर्ड वाले फिगर में दिख जाएगा भाई ये कैसा है, ये एक एफ है। मैं ग्राफिकली भी बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक जो है उसके लिए इमेजिनेशन दिखे। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब आपको यहाँ फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू एफ के बराबर है और थीटा की वैल्यू 60 के बराबर है। सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
और प्लस 2f² cos 60 डायरेक्टली आई नो दैट cos 60 इज 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसको काट दो, काटने से क्या बनेगा f² प्लस f² प्लस f², तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट में 3f²। तो आपको एक बात बता दूं, दिस रिजल्टेंट इज √3 टाइम्स ऑफ f। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको मैं हमारे पास दूसरे कलर का पेन नहीं है, दूसरे कलर का पेन चाहिए हमें, तो पता नहीं अब मिल जाएगा, चलो तब तक रुकते हैं यानी चलते हैं आगे, तब तक मिल जाएगा हमें। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दिमाग में ठूस लो, जब भी कभी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे 60 डिग्री पर, तो उनका रिजल्टेंट √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर यानी √3f, यानी आप देखोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 के आसपास, 1.732f, 2f से छोटा ही आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, बताया था मैंने। कुछ वैल्यूज की बातें बिल्कुल ध्यान रखो, जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं 60 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर होगा। यानी दो वेलोसिटी 60 डिग्री पे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, तो √3 भी हो जाएगा। दो एक्सेलरेशन 60 डिग्री पे, दोनों के मैग्नीट्यूड a, तो √3a रिजल्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, कुछ एंगल के लिए बोल रहा हूं। जब 0 है तो ट्वाइस होगा, 0 डिग्री एंगल है तो ट्वाइस होगा, 180 डिग्री एंगल है तो 0 होगा, 60 डिग्री के लिए √3 टाइम्स f होगा। ऐसी कुछ स्पेशल चीजें मैं बताने वाला हूं, बस उसको ध्यान रखना है। एंगल्स भी मैंने बड़े स्पेशल लिए हैं, ऐसे एंगल्स लिए हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इसलिए लिए हैं, तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आई होप ये आपके बात ध्यान में रहेगी। तो ये फोर्थ वाला पार्ट अब देखेंगे, तो ये फोर्थ वाले पार्ट में 90 डिग्री आ रहा है, यानी ये एक f हो गया, इससे परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मैं अब फिर से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपके पास पता है a और b की वैल्यू f है और थीटा 90 है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे वहां पे, यानी आ जाएगा f² प्लस f² प्लस 2ab, यानी f² cos 90 का मतलब 0, cos 90 हो गया 0, तो वो पूरी टर्म हो गई 0, यानी यहाँ से रिजल्टेंट आ गया √2 f का स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट बन गया √2f। ये एक बात भी आप ध्यान रखें, ये एक बात भी ध्यान रखें, जब भी कभी दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पे हो और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, तो उस समय उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड होता है। और जब भी कभी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और 90 डिग्री पे हों, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो √2 टाइम्स ऑफ f होता है। ये ध्यान रखें, डायरेक्ट याद रखें, दो वेक्टर if the two vectors are perpendicular to each other having same magnitude, then the resultant will be √2 times of each vector's magnitude। ये ध्यान रखें, ये एंगल्स वाली बातें ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार यूज होता है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, बहुत ज्यादा यूज होने वाले वेक्टर्स एंगल्स हैं, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा याद रखें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 5th नंबर आ गया। 5th नंबर पे आपको दिखता है 120 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास एक f, और 120 यानी 90 से बड़ा इधर दिखाना होगा, ये आ गया f, ये एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अगर ये 120 डिग्री आ गया तो आपको दिखता है कि भाई अब इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, √f² प्लस f² प्लस 2ab यानी 2f² cos 120। अब cos 120 की वैल्यू होती है -½ इसको याद कर लो। cos 60 की होती है, cos 60 की होती है ½ cos 120 की होती है -½ याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, cos 120 इज -½ भर लो दिमाग में। cos 60 ½ cos 120 -½ cos 60 ½ cos 120 -½ इतना ध्यान रखेंगे। इसको उठाओ, यहां रख दोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपको मिलती है, देखो अंडर रूट में f² प्लस माइनस वैल्यू है इधर, इसलिए माइनस साइन ला देता हूं मैं, और 2f² इंटू 1/2 उसका बाहर आ गया, तो ये 2 कट गया, यानी f² प्लस f² माइनस f², यानी एक f² भी कट गया, तो रिजल्टेंट आ गया सिंपल f² का रूट, यानी रिजल्टेंट आ गया f के बराबर। यानी यहां एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी कोई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और 120 डिग्री पे होंगे, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 3 चीजें ध्यान रख लो। दो इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर दिया तो ट्वाइस हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया, 60 डिग्री में √3f हो गया, 90 डिग्री में √2f हो गया, 120 डिग्री में f हो गया। थोड़ा ध्यान में रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रिजल्टेंट की वैल्यू भी
कभी कभी पता है क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन दे देते हैं, भाई ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट भी उनके ही मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। सोचो, दो वेक्टर हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के ही बराबर का है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेते हैं ये लोग, ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें। कहां सॉल्व करते बैठोगे आप, दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, फिर रिजल्टेंट भी आर है, तो पता है दूसरे बच्चे क्या करेंगे, इस आर की जगह पे भी एफ रखेंगे, फिर एफ स्क्वायर प्लस, यानी इसका भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा करेंगे और फिर इसको पूरा सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। मैं कहता हूं क्या जरूरत है, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो ना चीजों को, थोड़ी बहुत बातें याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, लेट इट बी। तो दिस इज अगेन 120 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 45 डिग्री, सो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर। मैं ये पांचवा जो है, पांचवा तो हो गया, छठवा है ये, ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 45 इज 1/√2। मैं थोड़ा आप डायरेक्ट करूंगा, जल्दी करूंगा, तो यहाँ से काट दोगे तो √2 बचेगा, ये 2f स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट में 2f स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स f स्क्वायर। f को कॉमन निकाल दो तो रूट के अंदर आपको मिलेगा 2 प्लस √2 और बाहर निकल जाएगा f, सो दिस विल बी रिजल्टेंट। ये तो एक जनरल चीज़ है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 60, 90, 120 को ध्यान रखो, कभी भी यूज़ होते हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर्स मिल चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें अगर, तो मैं इसको ना फटाफट से मिटा देता हूँ। अब ये आपको आंसर, ये जो है आपको ये सब याद है और आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। देखो एट दी एंड हम तो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपके लिए, बट मेहनत तो आपको करनी होगी, और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसके बाद ही काम बनेगा। इसको मैं जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आप पढ़ सॉल्व करके आए होंगे, आपको सिर्फ मेरे आंसर्स से क्रॉस चेक करना है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और एक बात कुछ बच्चों को देखा है मैंने, वो बायोलॉजी में बहुत अच्छा लिखते हैं, मल्टी कलर, बड़ा अच्छा डेकोरेटिव कॉपियाँ बनाते हैं, है ना। कुछ लोगों की कॉपीज़ भी देखी है अभी हमने रिसेंटली, पर यही सेम चीज़ फिज़िक्स में क्यों नहीं होती, केमिस्ट्री में क्यों नहीं होती, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है फिज़िक्स या केमिस्ट्री के साथ, है ना। तो आप ये करें, बहुत अच्छी कॉपियाँ बनाएं, बहुत अच्छे से लिखें, यानी देखें जब आपकी कॉपी तो इतना मज़ा आए देख के कि अरे वाह, इस स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। खैर, यहाँ पे अब दिया इफ a is 10, b is 25, represent same physical quantity, then find the angle between them। तो अब हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। दो वेक्टर्स हैं, आपको कुछ तो भी a दिया हुआ है, a दिया हुआ है 10, b दिया हुआ है कुछ तो भी 25, पता नहीं ये एंगल थीटा कितना है। अब अलग अलग रिजल्टेंट्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से हमें थीटा निकालना है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखते हो तो r1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वही अपना फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली है। हम क्या करते हैं, फटाफट वैल्यू रखते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ये रूट हटाना है तो a की वैल्यू होगी 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस b की वैल्यू 25 यानी 625, प्लस 2ab ab यानी 25 का हो गया 10 से 50, 250 इंटू 2 कर लो, 250 इंटू 2 यानी 500 कर दो, 500 कॉस थीटा कर दो इसको, तो 200 का भी स्क्वायर कर दो 400, और 625 है यहाँ और 100 है तो 725 हो जाएगा, माइनस 725 कर दो और अपॉन में नीचे 500 को भेज दो, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 400 माइनस 725 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 325 बाई 500, और ये ऐसा लिख दो इसको, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स करके इस तरह लिख दो, इसको छोड़ दो, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा करोगे तो ये आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ऐसे ही आपने आगे के भी क्वेश्चंस किए होंगे। मैं फटाफट से कुछ वैल्यूज़ को चेक कर देता हूँ। मेरे ख्याल से जैसे मैंने फर्स्ट कर दिया तो अब मैं कुछ और कर देता हूँ, यानी R4 कर देता हूँ, है ना, लास्ट वाला। बाकी के दो तो आप कर सकते हैं, तो मैं R4 वाला कर दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी 100 प्लस b स्क्वायर यानी 25 का 625 प्लस 2ab यानी 2ab बने वही 50, 250, 500, ठीक है, और कॉस थीटा 2 थीटा 4 है शायद, है ना, तो 4। ओके, तो थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। 300 का स्क्वायर 900 आ गया, 625 यानी माइनस 725 हो गया, और अपॉन में चला गया 500, तो ये आ गया इक्वल टू कॉस थीटा 4। सो थीटा 4 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 900 यानी 175 बाई 500,
ये आ गया अपने पास θ4। बस इसको ऐसे ही रहने दो, आप इतनी सारी cos थीटा की वैल्यू थोड़ी याद कर सकते हो, तो लेट इट भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा आसान सा है। फिर अब इसके बाद जो आती है नेक्स्ट चीज़ वो आती है, मैं कुछ ये वाले क्वेश्चन को लिख चुका हूँ, इसको आप करें, तब तक मैं एक दो क्वेश्चन आपको और लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट बी क्वेश्चन नंबर 4। अब पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, ठीक है। चलो तो हाँ, द सम ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट is 16 Newton if the resultant is normal to the smaller force and has the value of 8 Newton, then find the two forces and और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 6,10, दूसरा दिया हुआ है 8,8, तीसरा दिया हुआ है 4,12 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2,14। ठीक है, एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, एक और लिखता हूँ मैं 5। इफ टू वेक्टर्स P and Q have sum of 18 and their resultant is 12. Resultant is 12. Also, the resultant is perpendicular to the smaller, आप तब तक आगे का ट्राई कर सकते हैं, स्मॉलर वेक्टर। फाइंड द वैल्यूज of P and Q and also angle between them तो ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास ये हो गया। ठीक है ओके। सो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये वाला तो आपसे हो गया होगा, इसका भी आंसर आपने निकाल ही लिया होगा। A is 10, B is 15, then both are perpendicular to each other, find R, both are perpendicular to each other। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। If it is something, if I can say this is A छोटा दिया ही है हमें, it is A, both are perpendicular, then B is 15 and they are perpendicular like this। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम तभी देख सकते हैं जब आप ये देखें कि भाई दोनों की टेल्स जुड़ी हों। तो ये 15 है, ये है। आप चाहें तो इसका आप रिजल्टेंट ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अगेन रिजल्टेंट इज जस्ट नथिंग बट √(a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा में 90, cos 90 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है ये सिर्फ इतना ही रहेगा, √(a² + b²। सो हम बहुत आसानी से √(a² यानी 10 का स्क्वायर प्लस b यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, एक मिनट मैंने, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रूट में 100 प्लस 15 यानी 225, तो यानी आपके पास हो गया √325। ये आ गई r की वैल्यू। अब इन्होंने क्या कहा, एंड द डायरेक्शन ऑफ r विथ b यानी दिस इज द एंगल अल्फा नाउ। सो वेरी इजीली यू कैन लाइक, मैं अगर इसको जोड़ के यहाँ पे बना दूँ पैरेललोग्राम, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, तो ऐसा बना दूँ, तो tan of alpha आई कैन इजीली राइट tan alpha इज व्हाट
tan अल्फा, tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में ये 10 है तो ये भी 10 है, तो अपोजिट वाली साइड हो गई 10, एडजेसेंट वाली साइड हो गई 15, यानी 10/15 यानी 2/3। सो अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2/3। पर एक बात सुनो, यहाँ बोला था विथ b, तो b से निकालना है, a से बोलते तो फिर ये वाला एंगल हो जाता कुछ तो भी बीटा, इसके लिए अपोजिट होता है ये वाला और एडजेसेंट होता है ये वाला। तो आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को जो है फटाफट से करना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें करते हो, समझते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ठीक है, चीज़ें बन जाएंगी, है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला वीडियो जो है कितने मिनट्स, मेरे ख्याल से 25 कितना मिनट हो गया, मेरे ख्याल से 20 मिनट तो हो ही गया होगा, है ना, 25 मिनट हो गया है। तो इसको हम यहाँ रोकते हैं, इस पार्ट को। इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट को जस्ट अभी तुरंत लेके आ रहा हूँ, पार्ट 2 को, जिसमें मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए होंगे, तब तक मैं इसको भी मिटा दूंगा, समय बचाएंगे, नए क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, है ना। जस्ट अभी 5-7 मिनट में आपको नेक्स्ट वाला पार्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।